हेलो जेम्स, टुडे वी स्टडी अबाउट आईपीस। ओके, तो हम इस सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीस, ओके, जो कि हम आज कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइगेन आईपीस और फिर रैम्सडन आईपीस एंड गशियन आईपीस। ओके, वैसे और भी आईपीसीस होते हैं बट हम इन तीन की ही बात करेंगे। ओके, तो आज हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीस। इसे समझने से पहले हम देखते हैं, क्लास 12th में हमने काफी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। ओके, तो उसमें हम क्या पढ़ते थे, कुछ इस टाइप का पढ़ते थे। यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या तो माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप। हाँ, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता था और एक आई लेंस होता था, जिसे हम आईपीस भी बोल देते थे। उस समय हमें ज्यादा आई लेंस और आईपीस में इतना डिफरेंस बताया नहीं गया था, तो हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे कि हम आई लेंस बोल रहे हैं, आईपीस बोल रहे हैं। उस समय हम आईपीस को जानते भी नहीं थे। ठीक है, तो हम आई लेंस बोलते थे और ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते थे। उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता था, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसके नियर जो लेंस है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते थे। ओके, और आई लेंस किसको बोलते थे, जो हमारी आई के पास में लेंस होता था उसको आई लेंस बोलते थे। और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या था, टेलीस्कोप में क्या होता है कि हम दूर की चीजों को मैग्नीफाई करके देखते हैं, और इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वो दूर की चीजों को दिखा रहा है हमें लार्ज करके, तो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस काफी बड़ा होता था। ठीक है, और जो हम वो पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें हम पास की चीजों को इनलार्ज करके देखते थे और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो छोटा होता था। ओके, तो ये इनमें मेन डिफरेंस था। ओके, तो फिर अब हम पढ़ेंगे, मतलब हमने पढ़ा था कि आई लेंस हम यूज करते थे वहां, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा आई लेंस है, मतलब आईपीस हो गया एक तरीके से। आईपीस जो है वो एक सिंगल लेंस से नहीं बनता है, उसको हमें मल्टीपल लेंस से बनाना पड़ता है। और ऐसा क्यों करते हैं हम, वो अभी हम पढ़ेंगे कि हमें मल्टीपल आईपीस की जरूरत क्यों पड़ती है, मल्टीपल लेंस आईपीस की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो क्या जरूरत पड़ती है, आप लोग ने आई थिंक एब्रेशंस पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको पहले एब्रेशन पढ़ना चाहिए, उसके बाद आईपीस पढ़ना चाहिए। ओके, तो एब्रेशंस में काफी सारे तरीके की एब्रेशंस होती हैं, लेकिन अभी जो मेनली हमें देखने को मिलती है, अगर हम यहाँ पर एक सिंगल लेंस यूज करें आईपीस में, सिर्फ एक लेंस हो, तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी ना, उसके अंदर क्या होगा, एक तो क्रोमैटिक एब्रेशन होगी और एक स्फेरिकल एब्रेशन होगी। अब क्रोमैटिक और स्फेरिकल होता क्या है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। क्रोमैटिक एब्रेशन में क्या होता है ना कि जो ऑब्जेक्ट जो है जिस कलर का है वो बिल्कुल वैसा नहीं दिखता है, उसके कलर में डिफेक्ट मिलता है हमको, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। ओके, और स्फेरिकल एब्रेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है और अगर हम किसी भी लेंस से देख रहे हैं जिसके अंदर स्फेरिकल एब्रेशन है, तो हमें इसकी इमेज कुछ इस टाइप की दिखाई देगी, स्फेरिकल। ओके, तो अगर हम एक सिंगल लेंस यूज करेंगे तो हमारी इमेज में ये दो एब्रेशन दिखाई देंगी, और इसे खत्म करने के लिए हमें मल्टीपल लेंस आईपीस की जरूरत पड़ती है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, हमारा जो, अगर हम एक सिंगल लेंस यूज करते हैं ना, तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू बहुत कम होता है, और अगर हम मल्टीपल लेंसेज यूज करेंगे तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है, बढ़ जाता है। अब इसे समझिए कैसे होता है। देखिए, हमें यहाँ पर जो यूज करना होता है लेंस, यहाँ पर वो कैसा यूज करना होता है, वो हमें कम फोकल लेंथ वाला यूज करना होता है। अब कम फोकल लेंथ वाला ही क्यों यूज करना पड़ता है, देखिए फिजिक्स है, यहाँ पे हर क्यों का आंसर मिलेगा। ठीक है ना, फिजिक्स ऐसे ही नहीं होता, उसमें सब कुछ लॉजिकल होता है और हर क्यों का आंसर आपके पास होता है। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसमें आपकी मिस्टेक है, फिजिक्स आपको सारे आंसर देती है, बस हमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है। ओके, तो फिर अब यहाँ पे फोकल लेंथ कम क्यों चाहिए हमको, कम इसलिए चाहिए, अगर हम ज्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस यहाँ पर यूज करते हैं। पहले तो देखिए कम फोकल लेंथ वाला कैसा होगा, अगर मैं यहाँ पे दो लेंसेज बनाऊं, एक ये और एक ये, तो अब ये बताइए इनमें से किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, इस वाले की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, इस वाले की। ओके, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है और इसकी फोकल लेंथ कम है। देखिए, इसका जो कर्वेचर है, इसका कर्वेचर ज्यादा है, तो अगर मैं जिस स्फीयर का ये पार्ट होगा उसको ड्रॉ करूं, तो फिर क्या होगा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, फिर फोकल लेंथ और ज्यादा कम होगी। इसका अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो देखिए काफी बड़ा स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो फिर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो कम फोकल लेंथ वाले का जो कर्वेचर होता है, कम फोकल लेंथ वाले का जो कर्वेचर होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब हमें यही क्यों चाहिए वो मैं बता दी थी आपको। देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने ये यूज किया है, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा फोकल लेंथ वाला यूज कर दूंगी ये, तो इसका जब फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो वो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बाहर भी जा सकती है। हमें क्या करनी है कि इसकी, मतलब जो हमें फाइनल इमेज चाहिए वो हमें इन्फिनिटी पर चाहिए। इन्फिनिटी पर क्यों चाहिए, इन्फिनिटी पर इसलिए चाहिए, इन्फिनिटी पर बन रही है तो उसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो रेज आ रही है वो पैरेलल होंगी,
और अगर ये पैरेलल होंगी तो अगर मैं आई यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, मुझे हर जगह से इमेज मिल जाएगी। और अगर ये इन्फिनिटी पर नहीं बनी, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बनी, तो फिर मुझे अपनी आई अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तभी मुझे इमेज दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइनल इमेज बने वो इन्फिनिटी पर बने, जिससे कि हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अपनी आई को फोकस ना करना पड़े, हम जहां से देखें हमें इमेज साफ साफ दिख जाए। ठीक है, तो अगर हम इन्फिनिटी पर चाहते हैं तो हमें पता है अगर ये इन्फिनिटी पर बन रही है तो इसका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, वो अंदर कहीं फोकस पर होगा। आपने ये रूल पढ़ा होगा कि जो रेस पैरेलल आती हैं, अगर कोई लेंस है यहाँ पर, अगर कुछ रेस पैरेलल आ रही है, पहले तो सबसे पहले यही पढ़ा होगा, अगर रे पैरेलल आती है तो वो क्या होती है, फोकस से जाती है। और अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो क्या करती है, पैरेलल चली जाती है, ये पढ़ा होगा। तो अगर ये पैरेलल आ रही है रेस तो ये कहीं ना कहीं फोकल प्लेन पे जाके मिल रही होंगी, और अगर वो फोकल प्लेन बाहर होगा तो कितना अनकन्वीनियंट हो जाएगा ना, हमारा ऑब्जेक्ट तो अंदर है तो मतलब हमारी इमेज फॉर्म हो ही नहीं पाएगी इन्फिनिटी पर। इसीलिए हमें जो वो लेना पड़ता है आई लेंस, उसका कर्वेचर जो है ज्यादा लेना होता है। कर्वेचर ज्यादा का मतलब फोकल लेंथ कम, जिससे कि फोकल लेंथ कहीं इसके बीच में ही लाई करे। ओके, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, देखिए जब इसका कर्वेचर ज्यादा है और इसकी ये चीज क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे कर्वेचर ज्यादा का मतलब क्या है, इसका कर्वेचर कम है, धीरे धीरे जैसे हम कर्वेचर बढ़ाते हैं ये चीज कम होती जाती है, एपरेचर जो है वो घटता जाता है। जब एपरेचर कम होगा तो इसका फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो भी कम हो जाएगा। अब अगर इन दोनों में से मैं कहूं किसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा हुआ ना, और इसका कम हुआ। तो इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि वैसे तो ये अच्छा है काफी, हमें कम फोकल लेंथ वाला मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इससे फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है। अब फील्ड ऑफ व्यू को हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी पे बने। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया, देखिए हमने ये किया कि हमने जो हमारा आई लेंस था उसको तो ऐसे ही रहने दिया, ज्यादा कर्वेचर वाला, मतलब कम फोकल लेंथ वाला। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ अभी, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, उसे अभी हम देखेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए अभी के लिए, बट इसकी कर्वेचर ज्यादा होगा। ठीक है, फोकल लेंथ कम। तो ये तो हमारा क्या है, आई लेंस है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने। अब लेकिन फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल लेंस यहाँ से पता चलेगा क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हम फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा सकें। अब अगर मैं इसे चेंज नहीं कर रही हूँ, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना चाहती हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे एक दूसरा लेंस यूज करूंगी जिसका फोकल लेंथ कम होगी, सॉरी जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी और कर्वेचर कम होगा। कर्वेचर कम है और फोकल लेंथ ज्यादा है, इससे मेरा क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को ही हम आईपीस बोलते हैं। सी वहां पर फील्ड लेंस, अब यही यहां से पता चल गया कि मल्टीपल आईपीस की जरूरत क्यों पड़ती है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए और दूसरा स्फेरिकल और क्रोमैटिक एब्रेशन को कम करने के लिए। ठीक है, अगर हम एक सिंगल लेंस यूज करेंगे तो उसमें क्रोमैटिक एब्रेशन भी होगी, स्फेरिकल एब्रेशन भी होगी और फील्ड ऑफ व्यू भी कम होगा। तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए हम मल्टीपल लेंस आईपीस को यूज करते हैं। अब देखते हैं आईपीस कैसे आया, वैसे तो यहां तक आप समझ ही गए होंगे। देखिए जो हमारा आईपीस होता है वो दो लेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक लेंस को हम बोलते हैं फील्ड लेंस और दूसरे को बोलते हैं आई लेंस। आई लेंस क्यों बोलते हैं आई लेंस को, क्योंकि वो आई के पास में होता है इसलिए उसे आई लेंस बोलते हैं। इसे फील्ड लेंस क्यों बोल रहे हैं, ये क्या काम कर रहा था, ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा रहा है। जब ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा रहा है तो फिर इसे हमने नाम दिया फील्ड लेंस। ओके, तो दिस वन इज फील्ड लेंस, ये हमारा फील्ड लेंस है। ओके, तो फिर ये समझ में आ गया होगा। और ये दोनों के दोनों जो बनते हैं वो प्लेनो कॉन्वेक्स बनते हैं। ये देखिए ये प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसा होता है, एक साइड प्लेन और दूसरी साइड कॉन्वेक्स। अब मैं इसको डार्क कर देती हूँ। तो अब हम यही क्यों यूज कर रहे हैं, इस क्यों का आंसर भी यहीं पर मिलेगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम क्यों यूज करते हैं, देखिए आप लोगों ने वैसे स्फेरिकल एब्रेशन आई थिंक पढ़ी होगी, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि क्या होता है। स्फेरिकल एब्रेशन जो होती है ना, उसे कम करने के लिए, मतलब उसे कम कैसे किया जा सकता है, उसके अपने पॉइंट्स पढ़े होंगे काफी सारे। तो उनमें से एक पॉइंट ये था कि जहां पे डेविएशन, जिस लेंस के थ्रू डेविएशन कम होगा उससे स्फेरिकल एब्रेशन भी कम हो जाएगी। अब हमारे पास दो लेंसेज है, मतलब हम प्लेनो कॉन्वेक्स ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा हटाती हूँ फिर देखते हैं हम लोग। हाँ ये तो था हमारा कॉन्वेक्स लेंस और एक है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स है। पहले हम इसमें देख लेते, प्लेनो कॉन्वेक्स भी बनाई देती हूँ। हाँ
ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अब हमें देखना है इन दोनों में से स्फेरिकल एब्रेशन किसमें कम होगी। वैसे इसमें कम होती है स्फेरिकल एब्रेशन, इसीलिए हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज भी करते हैं, जिससे स्फेरिकल एब्रेशन रिड्यूस हो जाए। लेकिन क्यों कम होती है वो हम जानना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जिस लेंस के थ्रू डेविएशन कम होगा उससे स्फेरिकल एब्रेशन भी कम हो जाएगी। तो अब इसमें देखिए, इसमें दोनों की दोनों कर्व्ड सरफेसेस है। कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रे आ रही है, उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो वो कर्व सरफेस क्या करती है, उसमें डेविएशन क्रिएट करती है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, डेविएशन, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, ये उसका काम होता है। अब यहाँ पे देखिए दो दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो अगर आने वाली कोई रे आ रही है यहाँ से, तो क्या होगा, वो पहले तो इस वाले जो फर्स्ट वाला स्फेरिकल सरफेस है उससे डेविएट होगी, देन सेकंड वाले से भी डेविएट होगी। तो यहाँ पे डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। अगर इसमें कोई रे आ रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें डेविएशन सिर्फ एक के थ्रू होगा। अब जो सिंपल है, प्लेन है, प्लेन से तो डेविएशन होता नहीं है। हाँ, प्लेन से तो जैसे अगर कोई प्लेन है तो उसमें अगर आएगी रे तो ऐसे ही चली जाएगी करके, ठीक है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। लेकिन कर्व्ड सरफेस में डेविएशन होते हैं। ओके, तो फिर इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इसमें डेविएशन ज्यादा होगा, इसमें डेविएशन कम होगा। इसमें डेविएशन कम होगा तो इसमें क्या होगा, स्फेरिकल एब्रेशन भी कम होगी। इसी वजह से हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, किसमें, आईपीस में। आईपीस के जो दोनों लेंसेज होते हैं, फील्ड लेंस और आई लेंस, दोनों में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है स्फेरिकल एब्रेशन को कम करने के लिए। ओके, और इससे फील्ड ऑफ व्यू तो बढ़ ही रहा है। इट हैज अ क्रॉस वायर। अब हमारे आईपीस में एक और चीज होती है इन लेंसेज के अलावा। क्या चीज होती है वो होती है क्रॉस वायर। ओके, अब क्रॉस वायर को हम समझते हैं क्या होती है। देखिए क्रॉस वायर क्या होती है, आई थिंक आप लोगों ने वो गेम खेला होगा, मोस्टली लोग खेलते हैं मोबाइल में, टारगेट वाला। वैसे मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है उस बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। उसमें क्या होता है, एक बंदा शूट करता है दूसरे बंदे को, जिसके हाथ में गन है वो क्या करता है, टारगेट करता है जिसको उसको मारना है, तो शूट करना है। तो वो जो शूट करते समय जो बन के आता है, ज्यादातर आपकी स्क्रीन पे मोबाइल की, वो कुछ इस टाइप का आता है, ये। हाँ, और फिर हमें इसके मिड पॉइंट को जिसे भी शूट करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं, देन ट्रिगर को दबा देते हैं। ओके, तो ये जो बना हुआ है, ये जो शेप है, इसी को हम क्रॉस वायर बोलते हैं। ओके, और ये हमारे जो टेलीस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, उसके अंदर होता है। ठीक है, सॉरी, आईपीस के अंदर होता है, एक तरह से अंदर भी होता है बाहर भी होता है, वो हम पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर में पढ़ेंगे। तो ये क्रॉस वायर होता है, और ये कैसा, कोई एक पतला सा तार है एक तरीके से, उसको हम ऐसे और ऐसे करके उसमें लगा देते हैं। अब उसकी पोजीशन कहाँ लगाना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अब लेकिन इसका काम क्या है, क्यों लगा रहे हैं हम क्रॉस वायर। हाँ, तो ये इसलिए लगाते हैं किसी भी मतलब हमें फोकस करने के लिए। अब कैसे समझाऊं मैं, देखिए, हाँ, जब आप लोग लैब में जाएंगे, फिजिक्स लैब में, तो उसमें जो जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, जो हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो उसमें होता क्या है कि एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिसके ऊपर हमारा सारा अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट में होता भी क्या है, एक टेबल सी होती है, टेबल के ऊपर हमें प्रिज्म रखना होता है, उसके इस साइड हमारा एक टेलीस्कोप होता है, और उसके जस्ट सामने एक बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या रखी होती है, मरकरी लाइट रखी होती है। मरकरी लाइट में क्या होती है, 7 वेवलेंथ्स होती है। जब वो आती है प्रिज्म के थ्रू पास होती है, और फिर उसका क्या होता है, डिस्पर्जन हो जाता है, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और 7 कलर्स हम जानते हैं विवक्योर होते हैं। अब हमें क्या करना होता है, उस टेलीस्कोप से एक एक को देखना होता है और फिर रीडिंग नोट करनी होती है। जो हमारी टेबल होती है उसमें 2 वर्नियर्स होते हैं, V1 और V2, ने कैलकुलेट करना होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लाके। तो उसमें होता क्या है, 7 कलर्स जो हमें दिखते हैं ना, कुछ इस टाइप से दिखते हैं, ऐसे करके 7 लाइन्स होती हैं। हाँ, तो हमें क्या करना होता है, किसी एक कलर पे उसे फोकस करना होता है। अब वो हम कैसे करेंगे फोकस, हमारा काम ये होता है, जैसे कि अगर मैंने ग्रीन को लिया है, सोच लो ये ग्रीन है, तो हमें ये जो क्रॉस वायर का जो वर्टिकल वाला पार्ट है वो इसके ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, तो यही इसका काम होता है मोस्टली। ओके, तो इसीलिए ये क्रॉस वायर यूज होती है। अब हम पढ़ लेते हैं क्रॉस वायर की पोजीशन। ठीक है, क्रॉस वायर की पोजीशन मतलब हमें क्रॉस वायर लगाना कहाँ पर है। ठीक है, इसे पढ़ने के लिए मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम जो आईपीसीस पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो अगर ये थोड़ा सा आपको याद रखनी है 2 बातें, अभी सिर्फ याद रखनी है, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम जब हाइगेन्स और रैमस्टन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ओके, तो है क्या ये 2 बातें, वो ये है, क्रॉस वायर को लगाने के लिए क्या है 2 बातें। द क्रॉस वायर इन एन आई पीस मस्ट सेटिस्फाई 2 कंडीशंस।
इन्हें दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, इट मस्ट रिमेन इन फोकस विथ फाइनल इमेज। इसे फाइनल इमेज के साथ फोकस होना है। जहां फाइनल इमेज बन रही है वहीं पे क्रॉस वायर की इमेज भी बननी चाहिए, दोनों साथ में फोकस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग होंगी तो फिर हम उन्हें साथ में कैसे कर पाएंगे और कैसे उसके ऊपर उसे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, ये सब कैसे कर पाएंगे अगर साथ में उन दोनों की इमेज फोकस नहीं होंगी तो। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों की इमेज, मतलब जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज थी और जो हमारी क्रॉस वायर है उसकी इमेज एक साथ एक पॉइंट पे फोकस होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, इट मस्ट बी मैग्निफाइड बाय बोथ लेंसेज। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा क्रॉस वायर है उसकी जो इमेज बन रही है वो दोनों लेंसेज कौन कौन से, फील्ड लेंस एंड आई लेंस, उन दोनों से मैग्नीफाई होके आनी चाहिए उसकी इमेज भी। क्योंकि वरना देखिए क्या होगा, अगर हमारे जैसे दो लेंसेज हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही है वो तो किस किस से, वो तो खैर 3 लेंसेज से होती है। एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस से पहले मैग्नीफाई होती है एक तरीके से, फिर फील्ड लेंस, फिर आई लेंस, फिर जाके फाइनल इमेज बनती है कहीं जाके। अब हमारा जो क्रॉस वायर है उसका भी फील्ड लेंस और आई लेंस दोनों से मैग्निफिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, किसी एक लेंस से होगा, तो क्या होगा, हमारी जो इमेज बनेगी वो काफी इनलार्ज बन जाएगी और जो क्रॉस वायर बनेगा वो बहुत छोटा रहेगा। फिर उन दोनों को आपस में हम फिर से फोकस एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसका जो मैग्निफिकेशन हो क्रॉस वायर का वो दोनों लेंसेज से हो। तो ये 2 बातें हमें याद रखनी है। ठीक है ना। और एक और पॉइंट है ये, ऑल्सो द क्रॉस वायर मस्ट बी प्लेस्ड एट फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस। इसे वैसे ये पॉइंट तब ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा जब हम हाइगेन आई पीस पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारा कोई भी क्या है, ये कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो जैसे ये इनलार्ज करके उसकी इमेज दिखा रहा है, तो मैंने क्या बोला, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम नहीं चाहते कि इमेज आए, क्योंकि वरना हमें अपनी आई को वहीं लाना पड़ेगा। जब हम यहाँ लाएंगे तभी हमें वो इमेज दिखेगी। अगर आई हमारी यहाँ है या यहाँ है, हमें इमेज नहीं दिखेगी। तो ये बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है कि उसको देखना। ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसकी इमेज बने हमारी किस पर, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पर बनने का मतलब क्या है, इसके अंदर से आने वाली रेज जो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब ऐसे में हम अपनी आई यहाँ रखें या कहीं पे भी रखें, हमें इमेज आराम से दिख जाएगी। अब मैंने अभी बताया था कि ये 2 चीजें बताई थी कि अगर कोई लेंस है, कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकल पे चली जाती है, या फिर 2 पैरेलल रेज अगर ऐसे करके आ रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो फोकल प्रिंसिपल प्लेन के ही पैरेलल हो। कभी कभी क्या होती है, वो आपस में पैरेलल आ रही हैं। तो अब ये कहाँ जाएंगी, ये मैंने पैरेलल नहीं बनाई, सॉरी, ये आ रही है पैरेलल। ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएंगी, अगर ये इसका फोकल है तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो प्लेन रखा होगा उसे क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। तो ये दोनों की दोनों फोकल प्लेन पे कहीं जाके मिलेंगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से कि जो भी पैरेलल रेज आ रही है या तो वो फोकल प्लेन पे जाके मिलती है। तो अगर ये पैरेलल रेज बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं ये कहाँ से आ रही है, फोकल प्लेन से आ रही है ना। तो हमें अगर मतलब हमें पैरेलल रेज बाहर चाहिए तो अंदर ये कहाँ से आ रही होंगी, फोकल से आ रही होंगी। तो हमें अपने क्रॉस वायर को वहीं पर फिक्स करना है। ठीक है। अभी अगर ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हाइगेन आईपीस पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। अब क्रॉस वायर की पोजीशन के आधार पर ही हमारा जो आईपीस है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। पहला क्या होता है, पॉजिटिव आईपीस, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव आईपीस। अब इसकी 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। ओके। पहली डेफिनेशन क्या है पॉजिटिव आईपीस को समझने की, जो हमारा क्रॉस वायर है ये अगर हमारा आईपीस है तो क्रॉस वायर उसके बाहर लगेगा। ठीक है। तो अगर आईपीस से बाहर है क्रॉस वायर की पोजीशन तो उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव आईपीस। इसका एग्जांपल है रैमस्टन आईपीस, उसमें क्रॉस वायर बाहर होता है। ओके। दूसरा होता है नेगेटिव आईपीस। नेगेटिव आईपीस क्या होता है, जिसमें क्रॉस वायर आईपीस के अंदर लगा होता है, उसे बोलते हैं नेगेटिव आईपीस। और इसका एग्जाम्पल है हाइगेन आईपीस। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब एक और डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव आईपीस की देख लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है, हमें ये देखना है कि हमारा जो रियल ऑब्जेक्ट है वो हम क्रॉस वायर की पोजीशन पे रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर हम रख सकते हैं तो फिर वो क्या होगा, अगर हमारा रियल ऑब्जेक्ट क्रॉस वायर की पोजीशन पे रखा जा सके तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव आईपीस, और अगर नहीं रखा जा सके तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव आईपीस। अब देखिए होता क्या है, पॉजिटिव आईपीस में हम कैसे रख पाते हैं, हमारा रियल ऑब्जेक्ट क्या है, जो बाहर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट वही हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब अगर मैंने बताया कि पॉजिटिव आईपीस में क्रॉस वायर बाहर होगा, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर है, ये है क्रॉस वायर। अब अगर इससे बाहर है आईपीस से, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख सकती हूँ ना। अगर मैं रख पा रही हूँ तो ये हो गया पॉजिटिव आईपीस। लेकिन नेगेटिव आईपीस में मैंने बताया कि क्रॉस वायर होता है अंदर,
अब अगर ये अंदर है क्रॉस वायर तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आईपीस के अंदर तो हम रख नहीं सकते हैं, नहीं रख सकते ना, तो फिर इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव आईपीस। इसमें क्या होता है, इसमें रियल ऑब्जेक्ट तो अंदर नहीं जा सकता लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट अंदर जा सकता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इसका अंदर इमेज बनेगी, वो इमेज किसी दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन वो रियल नहीं है। रियल नहीं है तो क्या है, वर्चुअल है, तो वो क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अंदर रखा जा सकता है क्रॉस वायर की पोजीशन पे, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट नहीं रखा जा सकता। तो ये किस टाइप का आईपीस हुआ, नेगेटिव आईपीस। ठीक है, तो ये वैसे आईपीस की कहानी खत्म हो गई है ऑलमोस्ट। अब ये दो चीजें हमें याद रखनी है, ये याद रखेंगे तो आगे हमें काफी हेल्प मिलेगी जब हम रैम्सडन आईपीस एंड हाइगन आईपीस वगैरह पढ़ेंगे तब। पहला क्या होता है, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। ये क्या होता है, देखिए जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, अगर किसी इमेज में क्रोमेटिक एब्रेशन को हमने खत्म कर दिया तो उसे बोलते हैं वो एक्रोमेटिक है। ओके, तो फिर वही एक्रोमेटिज्म की कंडीशन का मतलब क्या है, ये कंडीशन किसकी हुई, कंडीशन टू रिड्यूस द क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, कंडीशन क्या है, D इज इक्वल टू F1 प्लस F2/2। अब ये D और F1 F2 क्या है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन टू रिड्यूस स्फेरिकल एब्रेशन। अगर हम इमेज में से स्फेरिकल एब्रेशन कम करना चाहते हैं या फिर रिड्यूस करना चाहते हैं एक तरीके से, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, D इज इक्वल टू F1 माइनस F2 होनी चाहिए। अभी देखिए कि ये सब कुछ है क्या। हम आईपीस की बात कर रहे हैं इसलिए हम आईपीस को ही देखेंगे। ये है हमारा फील्ड लेंस और ये है हमारा आई लेंस। ठीक है, आई लेंस को हमें छोटा बनाना है। ठीक है, तो ये क्या है, फील्ड लेंस, F से डिनोट कर दे रही हूँ, ये आई लेंस है E। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम D से डिनोट करते हैं, यही वाला D। ठीक है, और इसकी अगर मैं फोकल लेंथ मान लेती हूँ F1 और इसकी मान लेती हूँ F2। ठीक है, फील्ड लेंस की फोकल लेंथ है F1 और आई लेंस की फोकल लेंथ है F2, इन दोनों के बीच का है डिस्टेंस D। अगर हम इस डिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करें कि ये इन दोनों के फोकल लेंथ के मीन के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हम फील्ड लेंस और आई लेंस को इस टाइप से एडजस्ट करें कि उनके बीच जो डिस्टेंस है वो कैसी हो जाए, दोनों की फोकल लेंथ के मीन के इक्वल हो जाए, तो उसमें हम क्या कर पाएंगे, हम क्रोमेटिक एब्रेशन को कम कर पाएंगे। दूसरा क्या है, अगर हम इस डिस्टेंस को ऐसा कर दें कि इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आए ये डिस्टेंस लेंगे, तो हमारा क्या होगा, स्फेरिकल एब्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अगर किसी आईपीस में फुलफिल हो रही हैं तो उसमें हमारा जो इमेज बनेगी उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा और स्फेरिकल एब्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, और कभी कभी खत्म भी हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, और हम यही तो चाहते हैं कि हमारी इमेज में क्या ना हो, एब्रेशंस ना हो, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो, जिससे कि हम अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल हो ही चुका है या हो गया है।